तुम बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें सुल्तान आलम के दीदार हो गए। मियाँ, कितने ही लोग इस लखनऊ शहर में पैदा हुए और मर गए, लेकिन सुल्तान आलम का दीदार न कर सके। अरे, सुल्तान आलम को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? जरूर आपने बताया होगा। अब्बा जी, अच्छी बात नहीं। आपने सुल्तान आलम को हमारा नाम क्यों बताया? ताउसी चमन के उस वसी इजादे कफस में जहां 40 नादिर और नायाब पहाड़ी मैनाएं अपने मुनफरिद अंदाज में चहका करती थी, उनका दीदार कौन किया करता था? मासूम बिन माँ की बच्ची पर क्यों जुल्म करते हो? वो रोज तुमसे एक उम्मीद बांधती है और तुम रोज बारोज उसे मायूस कर देते हो। ऐसा खैरियत से तो है ना? हैं? अरे भला बताओ, कितनी देर हो गई? सुबह निकले थे और रात को पहुंचे हो, लेकिन रात में तो इस पिंजरे में मैना का नामो निशान तक नहीं था। और जब मैं सुबह फजर के लिए उठी तब भी इसमें मैना मौजूद नहीं थी। मियाँ, ये किस्सा है क्या? तो आपके नाना अपने आप को रोक नहीं पाए और शाही पहाड़ी मैना फलकारा को घर ले आए। और मजे की बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को ये यकीन दिला लिया कि उनकी चोरी कभी भी किसी भी कीमत पर पकड़ी नहीं जा सकती। उन्होंने इस बात का कैसे यकीन कर लिया? भाई, पहले तो उन्होंने खुद कोशिश करके देख ली, उसके बाद ताउसे चमन के अलग अलग मालियों से गिनती करवा कर देख लिया। अलग अलग दीगर मालियों ने उन्हें जवाब दिया कि भाई, ये काम इतना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन भी है। फिर क्या था, उनका रोज रोज का ये मामूल बन गया कि वो ताउसे चमन में आते, उनकी गिनती करते और थक हार कर बैठ जाते। जाहिर है इतने बड़े कफस में परिंदों की गिनती कर पाना आसान नहीं है। भाई, चोर का दिल आधा। एक बार अचानक बादशाह सलामत ताउसे चमन में तशरीफ ले आए। चारों तरफ होने लगा हटो बचो, हटो बचो। तो इस वक्त आपके नाना भी वहीं मौजूद थे? जी बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें ये इल्म हुआ कि बादशाह सलामत आने वाले हैं, तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरोगा नबी बख्श। जहाँ पनाह। भाई, आपने हमारी इन मैनाओं की तालीम तो शुरू करवा दी है ना? जी हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मीर दाऊद रोज़ाना फजर के वक्त पाबंदी से उनको तालीम दे रहे हैं। खूब, बहुत खूब। मीर दाऊद इस फन में महारत रखते हैं। आप लोग जानते हैं ना, कि पूरी दुनिया में इस तरह का दूसरा कफस कहीं नहीं है। हो भी कैसे सकता है आलमपना, जब आप जैसा कोई और आलमपना दुनिया में है ही नहीं। इस कफस की तामीर में
हमारे सुनारों ने और हमारे कारीगरों ने जिन सनतों का इस्तेमाल किया है वो लाजवाब है। हम तो बस इतना ही जानते हैं आलमपना कि हमारे आलमपना लाजवाब है। दरोगा नबी बख्श, जहाँ पना हुक्म फरमाइए। दरोगा नबी बख्श, आज हमें फलक आरा नजर नहीं आई। हुजूर, वो कहीं टहनियों में छिप गई होंगी। अभी कुछ देर कब्ल हमने देखा था, बड़ी शौकी से उड़ रही थी वो। लगता है हमसे नजरें चुरा रही हैं, हमसे शर्मा रही हैं वो। और आपने उनको देखा, हयादार बेगम को कैसी कुलाची भर रही थी, उड़ान भर रही थी कैसे। भाई देखिए, अगर हयादार बेगम के यही लक्षण रहे ना तो हम उनका नाम बदल देंगे। उनका नाम हम हयादार बेगम से हटा के वो शोखदा रख देंगे। हाँ दरोगा नबी बख्श, आज हमें फलक आरा नजर नहीं आई। फलक आरा नजर नहीं आई। आप जो मुनासिब समझें आलमपना। सुल्तान आलम ताउसे चमन से चहलकदमी करके आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे नाना, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि फलक आरा की बात जब सुल्तान आलम से सुनी होगी तो उनकी क्या कैफियत हुई होगी। उनका बस चलता तो उसी वक्त उड़कर घर चले जाते और फलक आरा को घड़ी की चौथाई में वापस ले आते। खैर, ये वक्त भी अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। मगरिब के वक्त जब काम से छुट्टी हुई तो वो घर लौटते वक्त उसी धुन में थे कि किस तरकीब से फलक आरा को वापस कफस में लाऊं। फिर ख्याल आया कि उसे कैसे लाऊंगा। फलक आरा शहजादी को मैं कैसे मनाऊंगा। बे माँ की बच्ची रो रो कर हलकान हो जाएगी। बजा फरमाया सर। आपके नाना काले खां मुसलसल इस अजाब से गुजर रहे होंगे, बल्कि उनकी कैफियत दो कश्तियों में सवार की सी रही होगी। एक तरफ सुल्तान आलम का खौफ और दिल में तरह तरह के हवल, और दूसरी जानिब बिन माँ की मासूम बच्ची जिसकी जान फलक आरा में समा गई। लेकिन नाना की जो कैफियत थी वो एक हकीकत थी। जब वो अपनी बच्ची को देखते जो किसी भी कीमत पर मैना से जुदा होना नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ खौफ सुल्तानी। ऐसे में दिमाग पर जोर डाला कि कोई ऐसी तदबीर निकल आए कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इसलिए उन्होंने बच्ची को बहलाने का मन बना ही लिया। अरे भाई, हम अपनी पहाड़ी मैना के उठाने से ही तो उठे हैं। ये बताओ, आपकी मैना ने नाश्ता कर लिया? अब्बा जी तुम भी? अभी तो पूरी सुबह भी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, जरा इसके पास आकर फिर बता दो कि तुम इसकी आवाज से उठे हो। हमारी फलक आरा शहजादी की प्यारी मैना, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें नींद से बेदार किया और सुबह सुबह आँख खुलते ही ये काले खां आपको सलाम पेश करता है। क्यों भाई फलक आरा शहजादी, अब तो हमने आपकी मैना को सलाम कर दिया ना? अब्बा जी बुआ कह रही थी कि अपने अब्बा से कह के एक नया बड़ा पिंजरा मंगाओ। जुमेराते की अम्मा भी खूब है, किसी शेख चिल्ली से कम नहीं यहाँ। क्यों भला अब्बा? अरे भाई फलक आरा, दुनिया का उसूल है
कि राजा का पिंजरा बड़ा और प्रजा का पिंजरा छोटा होता है। अब्बा ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे भाई, ये तुम्हारी चिड़िया की आंख को क्या हो गया है? अरे देखो देखो देखो, कैसी पीली पड़ रही है इसकी आंख। कैसी हो रही है? ठीक तो है। अरे कहीं भी ठीक नहीं है। देखो देखो, इसकी आंखें कैसी मैली मैली सी हो रही हैं। अरे जरा गौर से देखो, देखो देखो, वो देखो, किनारे किनारे कैसी जर्दी जर्दी सी हो रही है। उफ, या मेरे अल्लाह, अरे इसको तो लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसे तो फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ क्या कहा? कौन सी बीमारी? हाँ बेटी, परिंदों में ऐसी बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुल्तान आलम के बाग में कितनी सारी मैनाएं इस बीमारी से बेचारी मर गईं। हाँ। अब्बा जी जल्दी से हकीम साहब से दवा ले आओ। अरे फलकारा, हकीम साहब इंसानों का इलाज करते हैं, परिंदों का नहीं। तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? इसकी एक तरकीब है। वो क्या अब्बा जी? भाई ये कि इसे नसरुद्दीन हैदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, जहां परिंदों का इलाज बेहतरीन तर्ज पर होता है। हाँ। चलिए अब्बा जी, जल्दी चलिए। कहाँ चलूं मेरी बच्ची? अस्पताल अब्बा जी। अरे भाई, अभी इसे अस्पताल कहाँ ले जाऊंगा? अभी सुबह सुबह तो अस्पताल बंद होगा। हाँ, जब धूप चढ़े काम पर जाऊंगा तो इसे जरूर लेकर जाऊंगा, ठीक है? मियाँ साहब, तुम भी बच्चे के साथ बच्चा ही बन जाते हो। जब देखो तो उस मुई मैना के साथ दोनों के दोनों आंखें जोड़े खड़े रहते हैं। बुआ, हमारी मैना बीमार है, उसके लिए जरा धुआं फूंक दो। अभी हम चूल्हा फूकने जा रहे हैं, हमें इतनी फुर्सत नहीं है। देखा अब्बा जी, बुआ को हमारी मैना से बिल्कुल प्यार नहीं है। अरे भाई, बुआ ने पूरी बात सुनी ही नहीं कि उसे कहाँ कितनी बीमारी है। इसे जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो अब्बू। कहा तो फलकारा शहजादी, जब काम पर जाऊंगा तो इसे जरूर लेकर जाऊंगा, ठीक है? अब्बा जी उस पे धुआं फूंक दो। मेरी बच्ची, दुआ रास्ते में फूंक देंगे। इस समय देर हो रही है, मुझे अस्पताल भी जाना है और काम पर भी जाना है। हाँ, हम क्या करेंगे, इस पे अस्पताल ले जा करके डॉक्टर से कहेंगे जल्दी से भेज दे। अच्छा, जुमेराती की अम्मा, बच्ची को संभालना। हाँ हाँ, अब्बा जी, अपने साथ हमारी अच्छी मैना को भी लेके आना। सरकार, तंबाकू बड़ा गजब है। पूरे बैठका में खुशबू खुशबू महक रही है साहिब। तुम्हें कुछ खबर भी है कि हमने तुम्हें कौन सा तंबाकू हुक्के की चिलम के वास्ते दिया था? हम क्या जाने, मगर खुशबू बड़ी गजब है साहिब। बैठका के बाहर जब हम तंबाकू लगे रहे थे तो सब लोग पूछने लगे, अरे भाई तंबाकू लगे रहे हो या खुशबू का पिटारा? तो तुमने क्या जवाब दिया कि काहे का तंबाकू है? अब हम क्या जाने साहिब, हम क्या बताते। तुम नहीं समझोगे इन बातों को। ये तंबाकू अनानास के शीरे से बनाया गया है, जिसमें छोटी इलायची, दारचीनी और लौंग कूट कर मिलाई गई है। अच्छा ये बताओ, अनानास क्या होता है और ये दारचीनी क्या बला है? हम क्या जाने साहिब, ये सब नाम तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। मतलब ये कि तुमने कभी अनानास खाया ही नहीं और न दारचीनी खाई? ना साहिब, कसम ले लें हम कभी नहीं खाए।
हमें तो ई भी नहीं पता साहिब कि ई सब भी खाए की चीज़ होती है, लेकिन बड़े लोगों की शादी ब्याह में हलवा, पूरी, इमरती, लड्डू, पेड़े, ये सब चीज़ बड़े बड़े लोग खाते हैं साहिब। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अनन्नास को गालिबन कोई मिठाई तस्लीम कर रहे हो। ना साहिब, हम क्या जाने, ई मिठाई का नाम भी अजब है, हमसे तो बोला भी नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें आवाज़ दे लेंगे। जी हुजूर। सरकार, कोनो आदमी आया है, अपना नाम काले खां बता रहा है। अच्छा, तो काले खां आ गए, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। जैसा आप कहें। तस्लीमात पेश करता हूँ हुजूर। वाह, हुजूर को पहली बार हुक्का पीता देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हुजूर। अच्छा। और तमाकू की खुशबू, तमाकू की खुशबू तो सुभान अल्लाह हुजूर। मतलब ये काले खां कि आप भी हुक्के के शौकीन हैं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ हुजूर, इस मामले में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। आओ काले खां, तकल्लुफ बरतरफ, बैठ जाओ। हुजूर, आपने याद फरमाया तो मैं चलाया। काले खां, सुल्तान आलम हफ्ता 10 रोज़ के लिए शिकार पर निकल गए, यानी अब जब तक वो लखनऊ लौटकर नहीं आते तो जाहिर है उनका ताऊसे चमन में भी आना नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपना काम पसंद आया या नहीं? तुम अपने काम से मुतमईन हो? हुजूर, ये सब आपकी मोहब्बत है, इनायत है, करम है हुजूर, जो मुझ जैसे गरीब आदमी को आपने अपने एतमाद के काबिल समझा और उसकी रोटियों का इंतजाम करा दिया हुजूर। नहीं, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह की मर्जी जो उसने हमें वसीला बना दिया। अब रहा सवाल रोटियों का, तो क्या हम और क्या तुम सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। जी, बजा फरमाया हुजूर। पर आज के दौर में कौन किसका वसीला बनता है? अजीब जमाना आ गया है हुजूर। भाई भाई में ना इत्तफाकी, दोस्त दोस्त से बेजार है। काले खां, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि जान सकें कि तुम अपने काम से मुतमईन हो ना। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ किसी तरह की परेशानी हो तो हमसे। हुजूर, जिस पर आपकी नजरे करम हो उसे किस बात की परेशानी हो सकती है हुजूर? ताऊ से चमन में काम करते हुए तुम्हें काले खां 2 महीने से जायद तो हो ही गए हैं। अगर इसी लगन और ईमानदारी से काम करते रहे तो वक्त और ज़माने के गुजरने का ना तो हमें इल्म होगा और ना तुम्हें। अच्छा काले खां, तुमने जो कुछ महाजनों से कर्ज ले रखे थे उसकी अदायगी तो बाकायदे से कर रहे हो ना? जनाबे वाला, जब हर माह मुंशी तनख्वाह बांटता है तो मैं आपके हुक्म और अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले महाजनों के पास जाता हूँ और फिर घर का रुख करता हूँ हुजूर। ये बहुत अच्छा करते हो तुम। भाई हम तो ये जानते हैं कि कर्ज लेना एक लानत है। जो इंसान कर्ज से दूर रहता है बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकता है। अब तुम अपने काम धंधे से लग गए हो, हर महीने कर्ज उतारो और जब अपने कर्ज से निजात पा जाओ तो अपने बच्चे के नाम हर महीने जो भी कर सकते हो वो जमा करने की आदत डाल लेना ताकि बुढ़ापा सुकून से गुजर सके। जी बहुत बेहतर। इंशाअल्लाह आपको मुझसे शिकायत का कोई मौका ना मिलेगा। काले खां, हमें तुमसे उल्सियत हो गई है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला भेजा था। जाओ। इजाजत हुजूर, इजाजत हुजूर।
आलू, प्याज, टिंडा, तुरैया, घिया। अरे अरे शन्नन मियाँ, इतनी तेजी के साथ कहाँ भागे जा रहे हो? अरे शन्नन का काम ही क्या है? सुबह शाम सब्जी तरकारी लाओ, मेहमानों को चाय पिलाओ और वो घर की सफाई सुथरी रखो, बस। अरे शन्नन मियाँ, अब अगर आप बाहर चले जाएंगे तो हमारी चाय कौन बनाएगा? अरे हम बाहर कहीं नहीं जा रहे, बस अगले चौक तक ही तो जा रहे हैं, कुछ सब्जी तरकारी लेने, बस यूं समझिए अभी गए और अभी आए। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम इतने सर से बातें करते हैं। हाँ। और हाँ शन्नन मियाँ, आपकी हाथ की चाय लाजवाब है। साहब, लाजवाब तो आपकी और साहब की बातें हैं। साहब बस आप तशरीफ ले चलिए, हम अभी आए। ठीक है। भाई जावेद मियाँ, वो पुरसुकून जमाना था। लोग दूसरों का एहतराम करते, दूसरों से रिश्ते बनाने में यकीन रखते थे। वजह फरमाया सर आपने। अब तो जमाना ही बदल गया। पहले दौर में रवादारी थी, लिहाज था, मुरव्वत थी, रिश्तेदारी को समझते थे, अपनी बात और अपनी आन पर कायम रहते थे। अगर कोई परेशान हाल होता या किसी को अपने से कमतर देखते तो गायबाना तौर पर उसकी मदद किया करते थे। जावेद मियाँ, मैंने अर्ज किया ना कि झगड़े बखेड़े उस दौर में भी कम न थे। ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब, छोटा बड़ा उस दौर में भी था, लेकिन अच्छाई, इंसानियत इन सब पर गालिब थी। हमारे बचपन में जब मोहल्ले में किसी की लड़की की शादी होती तो सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते गोया उनकी बेटी की शादी है। और अब तो ज़माना वो आ गया है कि जब कोई किसी की मदद करता है तो उसके सिले में भी कुछ चाहता है। पहले ज़माने में जब कोई आफत आती थी, वबा होती थी, तो शहर के अमीर उमरा आवाम की मदद करने के लिए कमर कस लिया करते थे। लेकिन अब न वो लोग रहे, न वो ज़माना, सब कुछ बदल गया है। वजह फरमाया सर आपने। आपके नाना ने दरोगा नबी बख्श से ना तो कभी नौकरी की गुहार लगाई, ना गुर्बत के आंसू बहाए और ना ही मासूम बच्ची के फाके का जिक्र किया। और नबी बख्श को इल्म हुआ कि आपके नाना मस्त मलंग होने की वजह से परेशान, बेरोजगार और मकरूज हैं, या खुदा ने उनके दिल में तरस बिठा दिया। फौरन उन्होंने अपने आदमियों को भेजा और आपके नाना की नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। हाँ साहब, इसी को कहते हैं बड़प्पन और रवादारी, कि लोग दूसरों पर एहसान करते थे तो उसे इल्म ना होने देते थे कि वो उन पर एहसान कर रहे हैं। हमारे नाना काले खां के ही केस में ले लीजिए। दरोगा नबी बख्श ने उनको मुलाजमत दिलवाकर मुंह नहीं फेरा, बल्कि इस फिराक में रहे कि उन्हें और अच्छी मुलाजमत या उनकी मजीद मदद कैसे कर सकें। आज के बच्चों को ये बातें हकीकत कम और फिक्शन ज्यादा नजर आती हैं। साहब, बाहर मेज पर चाय नाश्ता लगा दिया है, आप तशरीफ ले आइए। चलिए, पहले आप।